इसके बाद आते हैं होली ओन्ड सब्सिडरीज। द पेरेंट कंपनी एक्वायर्स फुल कंट्रोल ओवर अ फॉरेन कंपनी बाय मेकिंग 100% इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी कैपिटल। होली ओन्ड सब्सिडरी में बहुत ज्यादा सिंपल है। एक फर्म इस कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती है और वहां की किसी कंपनी को पूरा खरीद लेती है, उसके इक्विटी शेयर्स को 100% खरीद के। बस वो कंपनी होगी हमारी, उसे हम रन करें अपने हिसाब से। दैट्स हाउ इट वर्क्स। इट कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन 2 ways. Setting up a new firm altogether to start operations in a foreign country. It is also called greenfield venture. यानी कि हम जाएं दूसरे कंट्री के अंदर, खुद से एक पूरा का पूरा नया बिजनेस चालू करें वहाँ पर, कि वहाँ के मार्केट को समझें, वहाँ पर टेक्नोलॉजी को खरीदें, लोगों को हायर करें, जमीन खरीदें, सारे SOP एक्वायर करें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तब जाकर शुरू करें। पूरा नए तरीके से भी करा जा सकता है। या फिर एक्वायरिंग एन एस्टेब्लिश्ड फर्म इन द फॉरेन कंट्री, कि जाओ वहाँ पे कोई कंपनी पहली बढ़िया फर्म चल रही है, उसको खरीद लो पूरा, ये भी बढ़िया है। इसके कुछ एडवांटेजेस की बात करेंगे। पेरेंट कंपनी इज एबल टू एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस इन अ फॉरेन कंट्री। जो पेरेंट कंपनी हम हैं वो पूरा फुल कंट्रोल लगा सकते हैं दूसरे कंपनी के अंदर। जो कंपनी हमने फॉरेन में खरीदी है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल हमारा ही होगा, क्योंकि हमने खरीद ली, हमारी कंपनी अपने हिसाब से चलाएं। और क्या, नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजिंग द टेक एंड ट्रेड सीक्रेट्स। अपने जो टेक एंड ट्रेड सीक्रेट्स हैं, जो भी हमारे पास सीक्रेट्स हैं, मार्केटिंग वगैरह जिस तरीके से हम करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं हम जिस तरीके से हैं, दूसरी कंपनी को अगर अपन खरीद लेते हैं तो चीज़ों को रिवील करने की किसी और के सामने कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कंपनी हमारी, ये भी हमारी, तो चीज़ों को फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसकी कुछ लिमिटेशंस की बात करते हैं। पेरेंट कंपनी नीड्स टू मेक 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट व्हिच मेक्स इट नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज फर्म्स। देखो 100% इन्वेस्टमेंट करना होता है दूसरी कंपनी के अंदर, पूरा खरीदना पड़ता है उसे। तो छोटी और मीडियम फर्म्स की इतनी औकात नहीं होती, इतना पैसा उनके पास नहीं होता कि कोई दूसरी पूरी की पूरी कंपनी खरीद लें, ये काफी मुश्किल पड़ जाता है उनके लिए। तो या इट इज वेरी हार्ड। सिंस पेरेंट कंपनी ओन्स 100% इक्विटी, इट हैज टू बियर ऑल द रिस्क। अब देखो पूरा इक्विटी अपने ही पास है दूसरे कंट्री का, तो पूरा का पूरा रिस्क भी अपने ही पास है। दूसरे कंट्री का, अब पूरी कंट्री थोड़ी ना खरीद रहे, वो दूसरी कंपनी का रिस्क, वो है इक्विटी अपने ही पास, तो रिस्क भी सारे अपने ही होते हैं। सम कंट्रीज आर एवर्स टू सेटिंग अप 100% होली ओन्ड सब्सिडरीज बाय फॉरेनर्स इन देयर कंट्रीज व्हिच मेक्स इट सब्जेक्ट टू हायर पॉलिटिकल रिस्क। कुछ कंट्रीज की जो गवर्नमेंट होती है वो अगेंस्ट है इस चीज के कि कोई और बाहर का फॉरेन आदमी हमारे यहाँ पे आके पूरा बिजनेस चालू करे, मतलब वहाँ का होके यहाँ के मार्केट में सामान बेचे, पैसा यहाँ से कमाए, फायदा अपने देश को ले जाए। समझ रहे हो ना, कुछ गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट होती हैं, तो ऐसे में भी दिक्कतें होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर के बारे में कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे होता है। सबसे पहले बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रोसीजर की। तो यहाँ पर होता है रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशंस। जब कोई भी इंपोर्टर किसी सामान को इंपोर्ट करना चाहता है तो वो उसके पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स के पास इंक्वायरी के लिए मेल भेजता है, उनसे कांटेक्ट करता है, उनसे इंक्वायर करता है कि हमको ये सामान चाहिए, इतने क्वांटिटी में चाहिए, क्या आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह की जो रिक्वेस्ट है वो एक्सपोर्टर के पास आती है सबसे पहले, उसे हम कहते हैं रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी। एंड उसके बाद जो एक्सपोर्टर है वो उसको कोटेशन भेजता है, कोटेशन सेंड करता है कि ये चीज़ें हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, इस प्राइस में इस तरह से हम आपको दे सकते हैं। यानी कि पहले इंक्वायरी रिसीव हुई, उसके बाद एक कोटेशन सेंड किया एक्सपोर्टर ने, उसके बाद आता है रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर और इंटेंट। उसके बाद जाकर जो इंपोर्टर है वो हमको ऑर्डर देता है, एक्सपोर्टर को ऑर्डर आता है, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंटेंट हमारे पास आ जाता है। देन असेसिंग द इंपोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिक्योरिंग ए गारंटी फॉर पेमेंट्स। जो इंपोर्टर है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करा जाता है कि ये हमारा जो पेमेंट है वो दे पाएगा कि नहीं। पेमेंट की गारंटी करवाई जाती है पूरी कि हाँ ठीक है ये दे देगा। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक वगैरह से बात करके वो पूरा मामला सेट करके तब जाकर गारंटी होती है कि हाँ ये जो इंपोर्टर है ये हमारा पेमेंट कर देगा। उसके बाद ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, हमको एक एक्सपोर्ट लाइसेंस बनवाना पड़ता है जिससे कि हम चीजों को एक्सपोर्ट कर सकें। उसके बाद ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस, जब हम चीजों का शिपमेंट कर रहे हैं उससे पहले के जो भी खर्चे होंगे उसके लिए फाइनेंस को ऑब्टेन करना, क्योंकि पेमेंट तो हमारे पास एकदम से आ नहीं जाएगा। पेमेंट तो इंपोर्टर से तब आता जब हम सामान पहुंचा देते हैं, तो पहले के फाइनेंस का जुगाड़ हमको खुद ही करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स हैं उसको हमें या तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा या प्रोक्योर करना पड़ेगा। जो भी हम कर रहे हैं या तो किसी से खरीद के बेच रहे हैं या फिर खुद से प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं, उसके बाद जाकर प्रोडक्शन होगा। एंड देन प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, जो भी शिप करने से पहले, सामान को भेजने से पहले चेक करा जाएगा, उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करा जाएगा कि चीज़ें सही है कि नहीं, सही क्वालिटी में है कि नहीं, कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है, सब कुछ उसको चेक करा जाएगा, पूरा इंस्पेक्शन उसका होगा। उसके बाद एक्साइज क्लियरेंस, यानी कि अपने को कुछ एक्साइज ड्यूटी, कुछ टैक्स पे करना पड़ता है अपनी गवर्नमेंट को अपने सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए।
उसे ही हम कहते हैं एक्साइज क्लियरेंस। एंड कुछ केसेस में ये जो ड्यूटी हम पे कर रहे हैं एक्साइज ड्यूटी, ये रिफंडेबल ड्यूटी भी होती है, उसको हम कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। जो भी हमने टैक्स पे कर दिया है काम पूरा होने के बाद, वो टैक्स कुछ केसेस में वापस भी आ जाता, कुछ प्रोडक्ट्स के केस में कुछ कभी कभी वो जो पैसा है जो हमने टैक्स पे करा है एक्साइज ड्यूटी, वो वापस भी आती है। एंड जो एक्साइज ड्यूटी वापस आने का प्रोसेस है उसको अपन कहते हैं ड्यूटी ड्रॉ बैक, यानी कि वापस ड्रॉ हो जाती है वो ड्यूटी। ओके, एंड उसके बाद आता है ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि ये जो गुड्स हैं ये हमने खुद से मैन्युफैक्चर करी हैं, जो एक्सपोर्टर है उसने ही गुड्स को मैन्युफैक्चर करा है, उस बात का प्रूफ होता है वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कि इसका ओरिजिन यही है, हमने ही इसको प्रोड्यूस करा है। उसके बाद आता है रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। जो भी एक्सपोर्टर है वो शिपिंग कंपनी से कांटेक्ट करता है कि हमको इतना सामान भिजवाना है, बताओ कैसे कैसे करना, हमें क्या क्या करना पड़ेगा। उनके शिप में जगह बनवाई जाती है, उनको एक शिपिंग ऑर्डर दिया जाता है, यानी कि शिप का जो कैप्टन है उसको बताया जाता है कि इतना सामान जाना है, देख लो कैसे रख के ले जाओगे, वही शिपिंग ऑर्डर होता है, उसे अपन कहते हैं रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। उसके बाद आता है पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, सामान को पैक कर दो और फॉरवर्ड कर दो। उसके बाद इंश्योरेंस करवाया जाता है उन गुड्स का, क्योंकि जब हम पानी के थ्रू शिप से सामान भेज रहे हैं इतनी दूर, तो कुछ भी नुकसान उसका हो सकता है, तो उसका हम मैराइन इंश्योरेंस कराते हैं, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था अपने चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज के अंदर हमने पढ़ा था इंश्योरेंस में कि एक मैराइन इंश्योरेंस होता है जो कि पानी से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है गुड्स को, तो वो ऐसे में ही काम आता है, इसी सिचुएशन में काम आता है जब हम बाय वाटर अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उसका हम मैराइन इंश्योरेंस कराते हैं। उसके बाद कस्टम्स क्लियरेंस होता है, जो भी हमारा कस्टम्स ऑफिस होता है वहाँ से भी हमें अप्रूवल लेना पड़ता है कि ये हमारा सामान है, ये हमारा बिल है, ये इसका इंश्योरेंस है, ये इसका शिपिंग बिल है, सब कुछ मिला जुलाकर सारे डॉक्यूमेंट्स की कुछ कॉपीज उनको देनी पड़ती हैं कस्टम्स ऑफिस के अंदर, तब जाकर वो अप्रूव करते हैं कि हाँ ये सामान एक्सपोर्ट हो सकता है। उसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद होता है ऑब्टेनिंग मेट्स रिसिप्ट। ये जो मेट्स रिसिप्ट है ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि शिप का कमांडिंग ऑफिसर बनाता है, उसके अंदर सब कुछ डिटेल्स रखी हुई होती हैं, क्या क्या सामान जा रहा है, उनका क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या डिटेल्स हैं, क्या उन चीज़ों का नाम है, किस डेट पर जा रहा है, डेट ऑफ शिपमेंट क्या है, कब ये पहुंच जाएगा, ये सब कुछ जो है उस स्लिप के ऊपर लिखा हुआ रहता है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ रहता है, उसको अपन कहते हैं मेट्स रिसिप्ट, जो कि कमांडिंग ऑफिसर बनाता है शिप का। पेमेंट ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, जो ये तुम्हारा फ्रेट है यानी कि जो भी चार्जेस हैं इस सामान को यहाँ से वहां पर पहुंचाने के, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो तुम पे करते हो अपनी शिपिंग कंपनी को, उसके बाद वो आपको देते हैं बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग एक कंफर्मेशन होता है उनकी साइड से कि हाँ हमने आपका काम, आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है, ये जो सामान है हम वहाँ भिजवा देंगे, वो शिपिंग कंपनी के साइड से मिलता है बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है भाई सब आपके साइड से ऑर्डर आया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, भिजवा रहे हैं आपका सामान। उसके बाद होता है प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, जो भी बिल विल बना देते हैं हम उस सामान का कि ये इनवॉइस है, ये सामान जा रहा है वहाँ उस इम्पोर्टर के पास। ठीक है, उसके बाद होता है सिक्योरिंग पेमेंट। यहाँ पर जो पेमेंट है वो बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू होते हैं, जो एक्सपोर्टर है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, भिजवा देता है इम्पोर्टर के पास, एंड जो भी उसकी ड्यू डेट होती है उस टाइम पर वो सामान का पैसा ऐसा जो है पे कर देता है, उस पर सामान पहले ही पहुंच चुका होता है इम्पोर्टर के पास, उसके बाद पैसा आ जाता है, खत्म एक्सपोर्ट, सामान गया पैसा आ गया। बीच में बहुत लंबा प्रोसीजर था बट दिस इज द एक्सपोर्ट प्रोसीजर ओवरऑल। अब बात आ रही है इंपोर्ट प्रोसीजर की कि इंपोर्ट कैसे करा जाए। भाई देखो जो चीज़ मैंने तुम्हें अभी बताई है इसको जस्ट उल्टा कर दो, तुम्हारा इंपोर्ट प्रोसीजर बन जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले ट्रेड इंक्वायरी, देखो रिसिप्ट ऑफ ट्रेड इंक्वायरी था, देखो पहले रिक्वेस्ट आ रही थी एक्सपोर्टर के पास, अब अगर मैं इंपोर्टर हूँ तो एक्सपोर्टर के पास रिक्वेस्ट मैं भेजूंगा, ठीक है, ट्रेड इंक्वायरी करूंगा सबसे पहले। उसके बाद प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, मुझे इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए होगा क्योंकि मैं सामान इंपोर्ट करना चाहता हूँ। ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, अब देखो क्योंकि मैं दूसरी कंट्री से ट्रेड कर रहा हूँ, दूसरी कंट्री से कुछ सामान खरीद रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो ऐसे में मुझे एक फॉरेन करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन भी करना पड़ेगा उनको। जब मैं पेमेंट करूंगा, अगर मैं अमेरिका से किसी कंपनी से ले रहा हूं तो अमेरिका इसको पेमेंट में यूएस डॉलर्स के अंदर करूंगा, तो पैसे का जो कन्वर्जन होगा, करेंसी का कन्वर्जन, वो होता है फॉरेन एक्सचेंज, एंड वो मुझे आरबीआई से लेना पड़ेगा अपने इंडिया के अंदर। सो फॉरेन एक्सचेंज को भी ऑप्शन अपने को करना पड़ता है। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है प्लेसिंग ऑर्डर और इंटेंट। एक ऑर्डर प्लेस कर दो कि ठीक है अपने को ये सामान चाहिए, इतने का चाहिए, देख लो, ठीक है, एक्सपोर्टर को भेज दो ऑर्डर। उसके बाद ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट
इंपोर्टर को अपने बैंक से बनवाना पड़ता है, फिर जाकर एक्सपोर्टर को देना पड़ता है। वो एक गारंटी है कि हम जो आपका पेमेंट है वो टाइमली करवा देंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो बैंक पे करवाती है। बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट लिया, एक टाइम वाइम डेट वेट उस पर लिखा हुआ होगा सबके, कब आपका पेमेंट पहुंच जाएगा, उनके पास पहुंचा दिया। ये तुम्हारा लेटर ऑफ क्रेडिट, ये एक गारंटी होगी कि ठीक है आपका पेमेंट सही टाइम से पहुंच जाएगा। इसके बाद अगला आता है अरेंजिंग फॉर फाइनेंस। अपने को फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे पास सामान आएगा तो हमें पेमेंट करना ही करना है उसका, तो अपने को पैसे का जुगाड़ तो करके रखना पड़ेगा। भले ही हमें पैसा पहले नहीं भेजना पड़ा, लेकिन सामान आने के बाद पैसा देना है ही ना, तो उसको भी अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद रिसीप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस। शिपमेंट एडवाइस अगेन एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक्सपोर्टर से इंपोर्टर के पास आता है, जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं कि हमने आपको इतना सामान भेजा है, ये इसका बिल ऑफ लीडिंग है, ये इसका इनवॉइस है, ये इसका नाम है वेसल का जिससे अपन भेज रहे हैं, ये शिप वेब का नाम है, ये इसकी डेट है, सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिखी हुई होती है तुम्हारे शिपमेंट एडवाइस के अंदर। उसके बाद होता है रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब है जो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सपोर्टर ने हमको भेजा है उसको अपन एक्सेप्ट कर लें, उसे ही हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ द इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। और भी काफी सारे डॉक्यूमेंट्स बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ उन्होंने भेज रखे होते हैं, उनको जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो वो हो जाता है रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट। उसके बाद आता है अराइवल ऑफ गुड्स। सामान हमारे पास पहुंच जाता है। कस्टम्स क्लियरेंस एंड रिलीज ऑफ गुड्स। हम कस्टम्स ड्यूटी वगैरह जो कुछ टैक्स वैक्स पे करना होता है वो करा के ऑफिसर से अप्रूव करा के अपना सामान उठा के घर चलते बनते हैं। खत्म तुम्हारा इंपोर्ट प्रोसीजर।